नमस्कार साथियों, वैराराम बेनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर। साथियों, पिछले काफ़ी समय से वीडियो नहीं डाल पाया था, उसकी काफ़ी वजह है, थोड़ा बिजी शेड्यूल ज़्यादा ही है। लेकिन अब काफ़ी साथियों के बार बार मैसेज आ रहे हैं, सर पटवार का पूरा कोर्स कराओ। मैंने पूरी व्याकरण कराऊंगा, मेरे पास थोड़ी समय की कमी है, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियो डालता रहूँगा। अब मैं पिछले 2 ब्लॉक डाले थे, एक तो वर्ण विचार का डाला, दूसरा संधि का। वर्ण विचार का जो ब्लॉक है साथियों, उठपटांग डाला हुआ है, जितना आपको समझ में आए उसको देखिए। वो 2.5-3 घंटे का मैटर है, तो उसको मैं पृथक से वापस डालूंगा। संधि पूरी सिस्टम से डाली हुई नंबर वाइज। और अब मैं समास प्रकरण शुरू कर रहा हूँ, तो देखिए क्या होता है समास, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं समास टॉपिक से। सबसे पहले समास को अंग्रेजी में कहते हैं कंपाउंड। ये तो कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन दूसरी ही बात जो शुरू हो रही, शाब्दिक अर्थ। इसका 2-3 परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है। समास का शाब्दिक अर्थ में 4 लिखे, छोटा रूप क्या हो, संक्षिप्त क्या हो, संक्षेपण क्या हो, संक्षेप क्या हो, या संक्षिप्तीकरण क्या हो। अब एक और प्रश्न आता है, और ये भविष्य में पूछा भी जा सकता है कि समास की भाषा में क्या उपयोगिता है, क्यों उपयोग करते हैं हम समास का प्रयोग करने के लिए, समास का प्रयोग करने के लिए मुख्यतः क्या वजह है। आप में से किसी को पता होगा। देखिए, समास का भाषा में इसलिए प्रयोग करते हैं, भाषा के सौंदर्य को बनाए रखे और भाषा को छोटा बना ले, संक्षिप्त कर ले, कम शब्दों में जो बात समझ में आ जाए, इसलिए समास का प्रयोग हम भाषा में करते हैं, संक्षिप्तीकरण छोटा करने के लिए। मूल अर्थ वही रहेगा। जैसे मैं एक बोलता हूँ शब्द विद्या के लिए आले, तो आप ये समझे कि स्कूल की बात हो रही। अब इसको मैं छोटा करके बोलता हूँ विद्यालय, तो भी वही समझ में आया कि स्कूल की बात हो रही। तो भाषा को संक्षिप्त करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, समास का विलोम क्या होता है। समास का विलोम है व्यास। व्यास मतलब बड़ा रूप और समास मतलब छोटा रूप। अब हम बात करेंगे समास की परिभाषा। समझिए, परिभाषा के लिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूं और उस उदाहरण के द्वारा हम परिभाषा समझेंगे। मैंने एक उदाहरण लिखा है, विद्या के लिए आले। समास में क्या होते हैं, 2 पद, 3 पद, पहला पद, दूसरा पद, ये बार बार एक शब्दावली आती है पद की। तो पद क्या होता है। पहले टॉपिक में हमने पढ़ा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और वर्णों के साथ तक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। और अब आप पद के बारे में बता सकते हैं, शब्द, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है, पद। एक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही व्याकरणिक कोटियों में बन जाएगा। व्याकरणिक कोटियां कौन सी, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। इन व्याकरणिक कोटियों के नियमों के अनुसार, अर्थात व्याकरण के नियमों के अनुसार एक शब्द बंधन में बन जाएगा, तो वो वहां पर क्या कहलाएगा, पद। तो समास में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पद। तो देखिए यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा पद, और ये जो लगी हुई है ये क्या है, ये मैंने कोष्ठक में पढ़ी, ये क्या है, विभक्ति। अब परिभाषा समझना समास की। कई परीक्षाओं में परिभाषाओं के प्रश्न आते हैं, 2 या 2 से अधिक पद, यहाँ तो 2 पद है, 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति का, ये जो बीच की विभक्ति है इसका लोप करके जो संक्षिप्त रूप, जो छोटा रूप बनाएंगे उसे क्या कहेंगे, समास। वापस सुनिए, 2 या 2 से अधिक पद, यहाँ तो 2 पद है, 2 से अधिक पद भी होते हैं बहुब्रीहि समास में। तो 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जो छोटा रूप बनाएंगे, और छोटा रूप क्या बनेगा, विद्यालय। जो छोटा रूप बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, समास। अब ये महत्वपूर्ण बात है, समास का द्वितीय नाम क्या है, समस्त पद। कई परीक्षाओं में हमें कंफ्यूज करने के लिए सीधा पूछ लेते हैं कि इसमें समस्त पद कौन सा है। तो समास के हो, समस्त पद के हो, या के हो, सामासिक शब्द एक ही बात है। अर्थात मैं कह सकता हूं ये समास के पर्यायवाची है। वापस देखिए, शाब्दिक अर्थ पहला प्रश्न, दूसरा विलोम का, तीसरा समानार्थी शब्द कौन से हैं, पर्याय। समास और समस्त पद दोनों शब्द एक ही है, सामासिक शब्द के वो एक ही है। परिभाषा तीसरी, 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके, हटाकर जो संक्षिप्त रूप, जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास कहते हैं। और दोनों पदों को या 2 से अधिक पदों को विभक्तियों से पृथक पृथक लिखना क्या कहलाएगा, समास विग्रह कहलाएगा। परिभाषा के लिए
अब प्रतियोगी परीक्षा में इससे एक प्रश्न बनता है, या तो परिभाषा को पूछ लेते या इनका पूछ लेते। अब दूसरी बात करता हूं मैं आगे समास के प्रकार की, और ये एक विवादित प्रश्न भी है संस्कृत व्याकरण के अनुसार और हिंदी व्याकरण के अनुसार। इसको थोड़ा विस्तार से समझें। सबसे पहले समास के प्रकार की बात करते हैं तो समास कितने प्रकार के होते हैं आप बता सकते हैं? संस्कृत व्याकरण वाले समास कितने मानते हैं और मूल संस्कृत के अनुसार कितने होने चाहिए? संस्कृत के अनुसार समास के 4 भेद हैं, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों पर चर्चा करें तो मूलतः समास के भेद 6 है। दोनों दृष्टियां बता रहा हूं। प्रकार जब पूछ ले समास कितने प्रकार के हैं तो आपको उत्तर 6 देना है। 6 कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्री, कर्मधारय। लेकिन प्रश्न पूछ ले, दृष्टि लिख के पूछे कि पद प्रधानता, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा, ध्यानपूर्वक समझिए। पद प्रधानता की दृष्टि से, पद प्रधानता की दृष्टि से समास के भेद, बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे समझ लीजिए कि हर परीक्षा में इस बिंदु से एक प्रश्न आता है। प्रतियोगी परीक्षा में यदि हिंदी के 100 प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे एसआई है, एलडीसी है, इन सब परीक्षाओं में एक प्रश्न इसी बिंदु से आता है। ध्यानपूर्वक समझिए। पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद हैं? 4, जो संस्कृत व्याकरण के अनुसार, लेकिन हिंदी वाले इनको अलग अलग पढ़ते हैं। नंबर 1, पहले प्रकार का नाम है प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान किस समास में होता है? प्रथम पद प्रधान होता है अव्ययी भाव। दूसरा, द्वितीय पद प्रधान, यहां से प्रश्न अधिक आता है। द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान किस समास में होते हैं? नंबर 1 तत्पुरुष, नंबर 2 कर्मधारय और नंबर 3 द्विगु। अब देखिए भविष्य में ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से किस समास में द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है? इन 3 के अलावा नहीं होगा, इन 3 में द्वितीय पद प्रधान। अब एक छोटा सा प्रश्न आपसे कि द्वितीय पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ये पद प्रधानता का क्या अर्थ है? सोचिए आप, फिर बताता हूं आपको। तीसरा है भेद है, तीसरा दोनों पद प्रधान। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अभी मैं समझाऊंगा पद प्रधानता का क्या अर्थ है। चौथा है दोनों पद अप्रधान, अर्थात तीसरा ही अर्थ निकलता है। दोनों पद अप्रधान, कोष्ठक में लिख रहा हूं, तीसरा अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ या तीसरा पद है। इस समास, इसमें कौन सा समास आएगा? बहुव्रीहि। व्रीहि के और व्रीहि एक ही बात है। हम इन समासों के शाब्दिक अर्थों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहां समझिए पद प्रधानता क्या होती है। आप में से कोई जवाब दे पाएगा? पद प्रधानता का क्या मतलब? आप कैसे पहचानोगे कि ये पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा है, दोनों है? पद प्रधानता का क्या अर्थ है समझिए। 4 उदाहरण लिख रहा हूं। पहला उदाहरण लिखा मैंने राजमाता, दूसरा लिखा राजपुत्र, तीसरा लिखा मंत्रिमंडल, चौथा लिखा मंत्री परिषद। अब इनका क्या करना है? विग्रह करिए। विग्रह, राजमाता का विग्रह क्या होगा? राजा की माता। राजपुत्र का राजा का पुत्र। और मंत्रिमंडल का क्या होगा? वेरी गुड, मंत्रियों का मंडल। और मंत्री परिषद का क्या होगा? मंत्रियों की परिषद। अब बता सकते हो आप इनमें कौन सा पद प्रधान है? मंत्रियों की परिषद। अब समझिए इनमें कौन सा पद प्रधान है, कैसे चेक करेंगे? यहां पर देखिए जो बीच की विभक्तियां लगेगी की और का, ये किसके अनुसार आ रही है? राजा के अनुसार आ रही है या माता और पुत्र के अनुसार? यहां देखिए दोनों जगह राजा है, दोनों जगह राजा है, एक जगह का और की किसके अनुसार है? पुत्र और माता के अनुसार। माता स्त्रीलिंग है तो विभक्ति की लगी, पुत्र पुल्लिंग है तो विभक्ति का लगी।
अर्थात यहाँ द्वितीय पद प्रधान है और पद प्रधानता का अर्थ भी यही है कि जो पद प्रधान होगा उसी पद के अनुसार विग्रह करने पर जो बीच की विभक्तियां होगी उनके लिंग वचन प्रयुक्त होंगे। पद प्रधानता का मतलब यही है कि जिस पद के आधार पर विभक्तियों के लिंग वचन प्रयुक्त हो वो पद प्रधान कहलाएगा। यहाँ देखिए माता और पुत्र ये द्वितीय पद है, ये प्रधान है, इसी वजह से यहाँ बीच में का की लगा। और नेक्स्ट देखिए मंत्रिमंडल मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद दोनों में पहला पद कौन सा है? मंत्री। सेम है, फिर की विभक्ति क्या हो रही? का और की। ये किसके अनुसार है? मंडल और परिषद के। मंडल पुल्लिंग शब्द है और परिषद स्त्रीलिंग। तो जिस पद के अनुसार बीच की विभक्तियां प्रयुक्त हो वो पद प्रधान कहलाए। हालांकि ये चारों तत्पुरुष समास के उदाहरण है और तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास सभी में पद कौन सा प्रधान होता है? द्वितीय। अब जैसे मैं द्वंद्व का उदाहरण लिखता हूं, माता पिता। अब इसका विग्रह करूंगा माता और पिता। अब द्वंद्व समास की क्या कंडीशन? दोनों पद प्रधान। तो जो विभक्ति बीच में लगी और अव्यय ये दोनों के अनुसार आए, यहाँ दोनों ही पद प्रधान है। जो भी विभक्ति लगेगी, कौन सी विभक्तियां लगती है द्वंद्व में? 6 विभक्तियां, और तथा, या, अथवा, आदि इत्यादि। तो सभी विभक्तियां किसके अनुसार आएगी? दोनों पदों के अनुसार आएगी। अब देखिए नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास में एक उदाहरण लेता हूं, लंबोदर। उदाहरण का क्या नाम है? लंबोदर। अब इसका विग्रह करते हैं तो 2 पद है इसमें, एक तो है लंबा और दूसरे पद का नाम है उदर। एक पद का नाम है लंबा और दूसरे का नाम है उदर। अब विग्रह करिए, लंबा है उदर जिसके वह, अन्य अर्थ क्या निकला? गणेश। यहाँ जो विभक्तियां प्रयुक्त हुई है, यहाँ जो विभक्तियों के लिंग वचन प्रयुक्त हुए वो किसके अनुसार आए? तीसरे पद के अनुसार, अर्थात अन्य अर्थ के अनुसार। इसीलिए मैंने कहा यहाँ जो दोनों पद है उसका कोई लेना देना नहीं, जो भी विभक्ति आएगी अन्य अर्थ के अनुसार है। तो साथियों आपको वो समझ में आएगा कि दोनों पद प्रधान, एक पद प्रधान, पहला प्रधान, दूसरा प्रधान। पद प्रधानता का अर्थ यही है कि जो पद प्रधान होगा उसी के अनुसार विग्रह करने पर बीच की विभक्तियां और उनके लिंग वचन प्रयुक्त होंगे। अब भेद के बारे में सीधा प्रश्न आता है, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो सीधा उत्तर दे दीजिए 6। प्रश्न पूछ ले, पद प्रधानता की दृष्टि से समास के कितने भेद है? 4। संस्कृत व्याकरण 4 है और हमारे हिंदी के भी कुछ पुस्तक वाले 4 बताते हैं। और संस्कृत व्याकरण में नियम दिया हुआ है कि यहाँ पर मुख्य समास है तत्पुरुष, और तत्पुरुष के 2 सुयोग्य पुत्र माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु। इसीलिए जो 4 प्रकार है वो पहला भेद, दूसरा तत्पुरुष के भेदों में ये, और फिर द्वंद्व और बहुब्रीहि। अब मैं चर्चा करूंगा अव्ययीभाव समास।